बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वेलकम टू लिटरेचर विद डब्ल्यूबी। और आज जो हम पढ़ने के लिए जा रहे हैं वो है रिप्रेजेंटेटिव पोइट्स। पाकिस्तान इंग्लिश लिटरेचर में जितने भी रिप्रेजेंटेटिव पोइट्स आए हैं आज हम उनके बारे में पढ़ेंगे। और जो आज पहले पोइट को आज हम डिस्कस करेंगे वो होंगे जुल्फ़िकार गौस। ये पाकिस्तान इंग्लिश लिटरेचर का चैप्टर नंबर 7 है। तो विदाउट एनी फर्दर डिले आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग रिप्रेजेंटेटिव पोइट्स के का जो इंट्रोडक्शन है उसको देख लेते हैं। तो जो पाकिस्तानी पोइट्स ने जो इंग्लिश में पोइट्री लिखी है वो बहुत ज़्यादा इनक्रेडिबली डाइवर्स है और वाइब्रेंट है। और ये जो है ये अपने रीडर्स की अटेंशंस को और उनको इंस्पायर करते हैं, मतलब वेरियस सोर्सेज को इस्तेमाल करते हुए, लिटरेरी ट्रेडिशंस को इस्तेमाल करते हुए, जो कि रिफ्लेक्ट करती हैं कल्चरल और पॉलिटिकल रियलिटीज़ को जो कि पाकिस्तान में हैं। अभी यूनिट नंबर 7 है उसमें इन्होंने तकरीबन 3 पोइट्स के बारे में जिक्र किया है, जिसमें कि जुल्फ़िकार गौस, दाऊद कमाल और तौफ़ीक रफ़त आ जाएंगे। ये जो पोइट्स हैं ये पाकिस्तानी इंग्लिश लिटरेचर के बहुत ज़्यादा फेमस पोइट हैं और इन्होंने कंट्रीब्यूशन की है वर्ल्ड वाइड पोइट्री में। काफ़ी ज़्यादा इनकी इनकी सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन है। तो जो हमने आज पोइट को डिस्कस करना है उसके बारे में हम देख लेते हैं, जो कि है जुल्फ़िकार गौस। जुल्फ़िकार गौस जो हैं ये पाकिस्तान के एक सिग्निफिकेंट पोइट हैं। इनको हम पाकिस्तानी अमेरिकन राइटर कहेंगे, जो कि अपनी पोइट्री, अपने नॉवेल्स और अपने क्रिटिसिज्म की वजह से जाने जाते हैं। अब यहाँ पे आप गौर करें कि पाकिस्तानी अमेरिकन, अब यहाँ पे फिर से वही वाली बात आ जाती है डायस्पोरा राइटर्स वाली, कि पाकिस्तानी और अमेरिकन्स भी, यानी कि इनके पास भी ये पैदा तो पाकिस्तान में हुए, लेकिन बाद में जाके इन्होंने अमेरिका में अपनी ज़िंदगी गुजारी। इन्होंने अपनी अर्ली लाइफ सियालकोट और बॉम्बे में गुजारी और बाद में ये इंग्लैंड चले गए यूनिवर्सिटी। 1950 से 1960s तक इन्होंने स्पोर्ट जर्नलिस्ट के तौर पर काम किया और एज़ अ टीचर भी इन्होंने काम किया, और ये एज़ अ पोएट और एज़ अ नॉवेलिस्ट जो थे वो जाने जाते थे। इन 1969 ये यूनाइटेड स्टेट्स चले गए अपनी बीवी के साथ। वहाँ पे इन्होंने क्रिएटिव राइटिंग सीखना शुरू की एट द यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सास एट ऑस्टिन 2007 तक। जुल्फ़िकार गौस के जो वर्क्स हैं उसमें हम लोगों को कॉलोनियल इफ़ेक्ट भी देखने को मिलेगा। इसके अलावा जो इनका एक्सपीरियंस रहा है इंडिपेंडेंस पे और माइग्रेशन पे, उसके बारे में इनके वर्क पे काफ़ी ज़्यादा इन चीज़ों का इन्फ्लुएंस है। इसके अलावा इनकी जो पोएट्री की कलेक्शंस हैं, जिसमें कि द लॉस ऑफ इंडिया और दूसरी इनकी कलेक्शन है जेट्स फ्रॉम ऑरेंज। ये जो है ये एक्सप्लोर करते हैं थीम्स को जिसमें मेमोरी, ट्रैवल और एलिनेशन आ जाती है। और इन्होंने बहुत सारे पोएट्री अवार्ड्स भी विन किए हैं। अब हम चलते हैं इनकी जो आज हमने इनका एक वर्क डिस्कस करना है, इनकी एक पोएम डिस्कस करते हैं। एक इनकी पोएम हमने डिस्कस करनी है, उसकी तरफ चलते हैं, जो कि है द एलियन। ये जो है ये इनकी पोएम है और ये कहाँ से ली गई है? सिलेक्टेड पोएम से, ठीक है? जो कि इनकी जो कलेक्शन है 1991 में ही पब्लिश हुई थी। और इनकी ये जो है इस कलेक्शन में हम लोगों को ये पोएम भी देखने को मिलेगी, तो ये उसी में से ली गई है। अब इसको जो है वो हम लोग देखते हैं कि ये क्या है, कि हम लोग लाइन बाय लाइन इसको देखते हैं और साथ में देखते हैं कि इनका मतलब क्या है। देयर्स एन एम्पैथी बिटवीन द ट्री एंड मी इन इंग्लैंड। अब यहाँ पे जो है जो नरेटर है वो क्या कह रहा है कि मुझे अपने दरमियान और ट्रीज़ के दरमियान बहुत ज़्यादा एम्पैथी नज़र आती है। ठीक है? इंग्लैंड में रहते हुए जो इंग्लैंड की ट्रीज़ हैं वो उनकी बात कर रहा है। साथ में सेटिंग भी बता दिया कि सेटिंग कौन-सी है, इंग्लैंड की सेटिंग है। और इसमें इस लाइन से हमें हम लोग को क्या पता चलता है कि ये जो पर्सन है उसका बहुत ज़्यादा एक डीप कनेक्शन है और अंडरस्टैंडिंग है स्पीकर की जो इंग्लैंड की ट्रीज़ हैं उनके साथ। यहाँ पे जो वर्ड यूज़ हुआ है एम्पैथी का, इसका जो मतलब है वो है कि एक म्यूचुअल फीलिंग है, म्यूचुअल फीलिंग ऑफ अंडरस्टैंडिंग एंड कंपैशन। और ये जो है ये एक मेटाफोरिकल एक्सप्रेशन है कि एम्पैथी बिटवीन द ट्री एंड मी, ठीक है? ये जो है ये मेटाफर सजेस्ट कर रहा है कि एक डीप अंडरस्टैंडिंग और कनेक्शन है स्पीकर का ट्रीज़ के साथ इंग्लैंड की, ठीक है? उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं कि क्या कह रहा है, एन ईयर बिटवीन अस दैट्स कॉन्स्टेंटली बेनिफिशिएंट, कि हमारे दरमियान कौन है अब? हवा। हवा जो है वो हमारे दरमियान है, जो कि बहुत ज़्यादा मुफ़ीद है। दरख्तों के लिए भी मुफ़ीद है और मेरे लिए भी मुफ़ीद है। यानी कि यहाँ पर एटमॉस्फेयर की उसने बात की है, एयर की बात की है कि हमारे दरमियान ये जो एटमॉस्फेयर है मेरे दरमियान और ट्रीज़ के दरमियान, ये हम दोनों के लिए ही बहुत ज़्यादा पॉज़िटिव है और बेनिफिशियल भी है। अब ये जो लाइन है ये क्या सजेस्ट करती है कि ये जो स्पीकर है वो उसका रिलेशन नेचर के साथ, कि मेरा नेचर के साथ रिलेशनशिप जो है वो कैसा है। यहाँ पे जो स्पीकर है वो एक फील ऑफ कम्फर्ट के बारे में बात कर रहा है कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा सुकून है, ठीक है? यानी कि एक्सेप्टेंस इन द प्रेजेंस ऑफ ट्री, ठीक है? यानी कि एटमॉस्फेयर भी बहुत अच्छा है और मैं जो हूँ वो मेरे और ट्रीज़ के दरमियान का जो एक रिलेशनशिप है और उनके दरमियान जो है वो हवा है और वो बहुत हम दोनों के लिए फ़ायदेमंद है। ये होगी पहली 3 लाइन्स। उसके बाद हम नेक्स्ट चलते हैं, विद द लुक द इंग्लैंड ट्रांसप्लांट मी एल्सवेयर। अब ये जो लाइन है ये स्पीकर की जो इंग्लिश पीपल हैं उनके साथ जो एक डिस्कनेक्शन है और जो डिस्टेंस है उसको ये बयान कर रही हैं, कि ये जो हमारा जो स्पीकर है उसका इंग्लिश पीपल के साथ इतना कोई खास अच्छा कनेक्शन नहीं है। यानी कि वहाँ के जो रहने वाले लोग हैं ना, उनके दरमियान उनका कोई कनेक्शन नहीं है। वो जो है उस वो नेचर के ज़्यादा करीब है और वो नेचर के साथ ही रहता है, उसको वहीं पे सुकून मिलता है और उसका कोई भी कनेक्शन नहीं है इंग्लिश पीपल के साथ। उसके बाद नेक्स्ट वाली लाइन में वो क्या बोल देता है, एयर ऑफ ड्रॉथ बिटवीन अस, यानी कि खुश्क हवा इंग्लिश पीपल के दरमियान और हमारे दरमियान एक खुश्क हवा है। यानी कि अगर मैं इसको आपको एक ये, क्योंकि एक मेटाफर है ये भी और ये सजेस्ट कर रहा है लैक ऑफ इमोशंस और कनेक्शन को, या फिर उसके जो इंटरेस्ट है लोगों में, जो इंटरेक्शन है स्पीकर का, वो लोगों के साथ इतना खास नहीं है, ठीक है? यहाँ पे जो स्पीकर है वो सेंस कर रहा है एलिनेशन को, डिस्प्लेसमेंट को इंग्लिश कल्चर के साथ, ठीक है? कि उसका कोई ताल्लुक नहीं है, वो बहुत ज़्यादा डिस्कनेक्शन है उसका उसके साथ और वो बहुत ज़्यादा नाखुश है एक हिसाब से इंग्लिश पीपल से।
उसके बाद जो नेक्स्ट वाली लाइन्स हैं उनमें वो कहते हैं कि आई फ्रीक्वेंट डिजर्टेड कॉमन लैंड वेयर आई एम फ्रेंडली विद साइटलेस थिंग मोस्ट ऑफ ऑल आर कम्युनिटी ऑफ ग्रास। अब यहाँ पे जो स्पीकर है वो एक लैंड की बात कर रहा है, डिसर्टेड कॉमन लैंड की, ठीक है? जहाँ पर उसको सुकून मैसर है, जहाँ पर उसको कंपेनियनशिप जो है वो मैसर है नेचर के साथ अपनी कंपेनियनशिप को बता रहा है, ठीक है? अब ये जहाँ पे जो डिसर्टेड कॉमन लैंड है वो रिप्रेजेंट कर रही है कि एक ऐसी प्लेस है जिसमें कि जो वो दुनिया के जो इंग्लैंड पीपल हैं, शहर से बहुत दूर, ठीक है? जो कि गहमा-गहमी होती है ना शहरों में, उससे वो बहुत दूर यहाँ पर वो तन्हाई में मौजूद है। किसके साथ? एक डिसर्टेड कॉमन लैंड में, ह्यूमन सोसाइटी से बहुत दूर, ठीक हो गया? यहाँ पर द स्पीकर जो है वो एक फ़ील कर रहा है एक सेंस को कि उसका एक कनेक्शन है साइटलेस थिंग्स के साथ। साइटलेस थिंग्स को किसने बोला है? ग्रास को बोला है कि ये जो है ये भी एक मेटाफोरिकल यहाँ पर यूज़ हुआ है साइटलेस थिंग्स। साइटलेस थिंग जो है ये सजेस्ट कर रही है कि जो स्पीकर है वो और जो साइटलेस थिंग्स हैं वो आपस में एक अंडरस्टैंडिंग और एक्सेप्टेंस को शेयर कर रही हैं। इनके दरमियान एक प्योरिटी वाला जो है वो रिलेशनशिप है और जो स्पीकर है उसने यहाँ पर आकर एक कम्फर्ट जो है उसको तलाश किया है। एक इनकी क्वाइट नेचर की एक क्वाइट कंपनी में उसको जो है वो सुकून मैसर है। पर्टिकुलरली इन द कम्युनिटी ऑफ ग्रास, यहाँ पे उसने कम्युनिटी ऑफ ग्रास की बात की है कि यही जो है वो एक सोर्स है इसकी कंपेनियनशिप का, इसके कनेक्शन का, इसकी तन्हाई का, ठीक है? इसकी तन्हाई का एक कंपेनियनशिप किसके साथ है? कम्युनिटी ऑफ ग्रास के साथ। इसके बाद हम इसकी इमेजरी की बात करते हैं क्योंकि मेटाफर के बारे में मैंने आपको बता दिया है और इमेजरी की बात करते हैं कि इसमें कौन-कौन सी इमेजरी का यूज़ किया है ज़ुल्फ़िकार गौस ने। सबसे पहले तो देखें कि इसमें एक इमोशनल लैंडस्केप के बारे में बात की गई है कि एक डिज़र्टेड कॉमन लैंड की बात की है कि एक ये भी एक जो है ये एक सेंस है आइसोलेशन का। जहाँ के वहाँ पे जाके वो तन्हा रहता है। लेकिन ये एक साथ ही एक फ्रीडम का भी सिंबल है। ठीक है? कि वहाँ पर जाके उसको उसको एक जो है वो आज़ादी हासिल है, वो वहाँ पे खुश है। एक ऐसी प्लेस है जो कि सोसाइटी के जजमेंटल से बहुत ज़्यादा दूर है। वो वहाँ पर उसको कोई भी जज नहीं करता है। ठीक है? सोसाइटी की जो जजमेंट है वो वहाँ पर एब्सेंट है। और ये जो है ये स्पीकर को अलाउ कर रहा है कि वो एक अपना कनेक्शन बिल्ड अप करे किनके साथ? साइटलेस थिंग्स के साथ। ऐसी चीज़ें जो कि कोई आम बंदा नहीं देख सकता, ठीक है? द इमेजरी ऑफ नेचर की बात की जिसमें ट्रीज़, ग्रास आ जाते हैं और इनका एक पीसफुल रिलेशनशिप जो है वो किस तरह से कायम हुआ है। यहाँ पर इतनी खूबसूरत सी सेटिंग जो है वो हम लोगों को पोएट ने बताई है। एक कंट्रास्ट करके बताया है कि एक पॉसिबल रिजेक्शन और इंडिफरेंस द एक्सपीरियंसेस ऑफ फ्रॉम पीपल। उसके बाद समरी में भी वही सब चीज़ें हैं जो कि मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी हूँ, लेकिन ऊपर-ऊपर से फिर भी मैं आपको बता देती हूँ कि जो पोएम है ये एक इंटरनल वर्ल्ड की है, जहाँ पर एक इंसान, एक आउटसाइडर है जो कि एक्सप्लोर करता है कि वो किस तरह से फिज़िकली और इमोशनली जो है वो कितना खुश है, ठीक है? अब यहाँ पर जो एक सेंस है एलिनेशन की, इस पोएम में जो पीछे एक लाइन थी द इंग्लिश ट्रांसप्लांट मी एल्सवेयर, इस ये जो है ये एक सेंस है एलिनेशन की। अब ये जो नेचर के एलिमेंट्स हैं वो पोएट ने बताए हैं कि किस तरह से वो सुकून प्रोवाइड करते हैं किसी भी इंसान को, इंसान जो है वो जाके सुकून इनमें ढूँढ सकता है। इसके अलावा हम इस पोएम में जो थीम्स डिस्कस हुए हैं उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे जो थीम रिफ्लेक्ट हो रहे हैं इस पोएम में उस वो है बिलॉन्गिंग और इमोशनल और फिज़िकली जो एक्सपीरियंस है बीइंग अ इमिग्रेंट, ठीक है? वो आ जाते हैं पर्टिकुलरली इन इंग्लैंड, यानी कि इंग्लैंड वाले जो हैं वो उसको एक्सेप्ट नहीं उन्होंने किया, इसलिए उसने अपनी एक अलग ही वो चला गया एक ऐसी जगह पे जहाँ पे उसको कोई भी जज नहीं कर रहा। इसके अलावा इसमें बहुत ज़्यादा जैसे कि मैंने बताया कि एक रिच मेटाफोरिकल लैंग्वेज का वो यूज़ हुआ है, एक विविड इमेजरी जो है वो इन्होंने यूज़ की है इस पोएम में। एक कॉम्प्लेक्स फीलिंग ऑफ कनेक्शन एंड आइसोलेशन एक्सपीरियंस्ड बाय एन आउटसाइडर, ठीक है? ये इस पोएम में एक्सप्लोर किया गया। जो हमारा टॉपिक है वो है ज़ुल्फ़िकार गौस की एक दूसरी पोएम डिकम्पोज़िशन। तो हम चलते हैं पोएम की तरफ। तो जो पोएम की लाइन्स हैं वो कुछ यूँ हैं कि आई हैव अ पिक्चर आई टूक इन बॉम्बे। अब यहाँ पे जो सेटिंग है वो किसकी है? बम्बई की सेटिंग है। और पोएट जो है वो क्या कह रहा है कि मैंने एक तस्वीर ली, मुंबई में मैंने एक तस्वीर ली। किसकी तस्वीर ली? ऑफ अ बेगर अस्लीप ऑन ए पेवमेंट। एक बेगर की जो कि सो रहा था फर्श पे। अब उसकी नेक्स्ट वाली लाइन्स में उसकी अपीयरेंस के बारे में बता दिया गया है। ग्रे हेयर्ड वेयरिंग शॉर्ट्स एंड अ डर्टी शर्ट, कि उसके जो थे वो बाल ग्रे थे और उसने जो थे वो शॉर्ट्स पहनी हुई थी और गंदी सी उसने शर्ट पहनी हुई थी। हिज शैडो थ्रोन असाइड लाइक अ ब्लैंकेट। यहाँ पे उसके साए के बारे में बताया गया है कि उसका जो साया था वो उसके लिए एक ब्लैंकेट के तौर पर काम आ रहा था। अब इस 4 लाइन्स की मैं आपको समरी बताती हूँ कि इसका क्या मतलब है कि ये जो लाइन है, ये एक सीन बताया जा रहा है कि एक बेगर है, जो कि सोया हुआ है मुंबई की किसी गली में, ठीक है? और यहाँ पे जो है वो एक डिस्क्रिप्शन पोर्ट्रे किया गया है कि किस तरह से जो बेगर है उसने क्या पहना हुआ है और किस तरह से उसकी अपीयरेंस के बारे में बताया गया है। और इसकी जो 4th वाली लाइन है उसमें मेटाफोरिकल एक्सप्रेशन जो है वो यूज़ हुआ है कि जिसमें जो मेटाफोर है वो ये सजेस्ट कर रहा है कि एक बेगर है, जिसका जो इसका शैडो है ना, सिर्फ़ वही उसके लिए एक कवर है, ठीक है? और उसको कम्फर्ट प्रोवाइड कर रहा है। और ये जो बात है किसको हाइलाइट कर रही है कि वो एक बहुत ज़्यादा गरीबी की ज़िंदगी गुज़ार रहा है। उसके बाद नेक्स्ट वाली लाइन में चलते हैं कि हिज़ आर्म्स एंड लेग कुड बी क्रैक्स इन द स्टोर, रूट्स फॉर द आर्म्स जर्नीज़ द फ्लाइज़ डिसेंट्स। अब बेगर के जो आर्म्स और लेग्स हैं उनको किसके साथ कंपेयर किया जा रहा है कि जो फर्श पे क्रैक्स हैं ना उनके साथ उसको कंपेयर किया जा रहा है। उसके बाद नेक्स्ट वाली लाइन में चलते हैं तो जो नेक्स्ट वाली लाइन है ब्रेन वॉश्ड बाय द सन इनटू एग्जीक्यूशन। ये जो है ये भी एक मेटाफोरिकल एक्सप्रेशन है जो कि ये डिस्क्राइब कर रहा है कि उसके जो हार्श एनवायरनमेंट है, उसकी हार्श एनवायरमेंटल कंडीशन को बयान कर रहा है कि उसके जो इर्द-गिर्द का जो माहौल है वो कितना हार्श है। उसके अलावा जो नेक्स्ट वाली लाइन है ही लाइज़ वेन्ड इनटू द स्टोन अ फॉसिल मैन। अब ये जो है ये पावरफुल मेटाफोर का जो है वो यूज़ किया गया है
कि ये जो बेगर है, वो एक स्ट्रीट का एक पार्ट ही बन चुका है, ठीक है? एक जो गली है, जिस गली में वो लेटा हुआ है, उसका वो हिस्सा बन चुका है। किस तरह से हिस्सा बन चुका है कि वो जो लोग हैं, उसको भूल चुके हैं बिल्कुल ही, उसकी तरफ कोई भी नहीं देख रहा है और जिस तरह से जैसे जो कुछ जो फोर्सेज़ होते हैं, उनको बिल्कुल नेग्लेक्ट कर दिया जाता है, जो कि जो पत्थर होते हैं, बिल्कुल वो बन जाते हैं। तो बिल्कुल इसका भी यही हिसाब है कि ये इसी तरह का हो चुका, ठीक है? और इसकी तरफ कोई भी ध्यान नहीं दे रहा। अभी जो नेक्स्ट वाली लाइन है उनके समरी में आपको बता दूँ कि इसमें जो पोएट है वो इसके जो बिहाइंड है, जो भी इसके इर्द-गिर्द हो रहा है, उसके बारे में बताता है कि उसके जो पीछे है वो एक पूरा क्राउड है, एक लोगों का क्राउड है, जो कि स्ट्रीट में कोई परफॉर्मेंस चल रही है तो वो उसको देख रहे हैं। लेकिन ओल्ड मैन जो है, जो कि उस गली में लेटा हुआ है, फर्श पे लेटा हुआ है, उससे उनको कोई कंसर्न नहीं है। इनिशियली जो नरेटर है, जो हमारा पोएट है, वो ये सोचता है कि ये जो सीन है, उसकी एक बहुत अच्छी फ़ोटो जो है वो बन सकती है, जिसको कि ये पुकारा जाए द मैन इन द स्ट्रीट और वो इसकी निशानदेही करे कि इंडिया जो है वो कितना टिपिकल है, ठीक है? टिपिकल इंडिया को वो रिप्रेज़ेंट करे। उसके बाद पोएट जो है, जो बेगर है, उसकी पोज़ीशन को, उसका जो पोस्टर है, उसको वो बयान करता है। वो ये कहते हैं कि ये जो इसका पोस्टर है, वो बिल्कुल इस तरह से है कि जैसे तकिए पे किसी ने सर रखा हुआ है और वो रो रहा हो। और ये जो नरेटर है, वो भी बहुत ज़्यादा अशेम्ड फ़ील करता है कि वो क्या को ये कोशिश कर रहा है कि एक ऐसे आर्ट को बनाने की, जिसमें एक मैन की सफ़रिंग है एक और उसकी लोनलीनेस है। अब इसमें जो इमेजरी का यूज़ हुआ है, उसमें सबसे पहले तो बैगर की जो फिज़िकल अपीयरेंस है, उसके बारे में बताया कि उसके ग्रे हेयर्स हैं, उसने शॉर्ट्स पहनी हुई है और एक बहुत सी गंदी सी उसने एक शर्ट पहनी हुई है। और ये जो है एक क्लियर पिक्चर है कि किस तरह से लोग जो हैं वो उसको नेग्लेक्ट कर रहे हैं, कोई भी उसका नहीं है, ठीक है? और उसके अलावा जो सीन है वो एक बैगर का है जो कि एक फर्श पे लेटा हुआ है, लेकिन उसके इर्द-गिर्द जो ज़िंदगी है वो बिल्कुल वैसी ही चल रही है। लोगों को उस इस फर्श पे सोए हुए इंसान से कोई सरोकार नहीं है, किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। उसके इर्द-गिर्द की जो दुनिया है, वो बिल्कुल वैसे ही है, बिल्कुल वैसे ही गहमा-गहमी मची हुई है। इसके अलावा इसकी वही मीनिंग की तरफ आ जाते हैं कि ये जो पोएम है, वो एक्सप्लोर करता है बहुत मॉरल कॉम्प्लेक्सिटीज़ को कि जो कि पॉवर्टी के रिलेटेड है। इनिशियली पोएट जो है, वो ये एडमिट करता है कि उसने बहुत एक आर्टिस्टिक वैल्यू, बहुत आर्टिस्टिक किस्म की चीज़ जो है, वो ढूँढी है कि एक बेगर की ऐसी सिचुएशन जो कि बहुत आर्टिस्टिक किस्म की है और वो उसको नाम देता है कि एक उसको गुड कंपोज़िशन कहता है और जो साथ में उसको ये नाम देता है कि द मैन इन द स्ट्रीट। जो कि हम लोगों को इंडिया के जो हालात हैं उनके बारे में बताता है। लेकिन जैसे-जैसे पोएम जो है वो आगे बढ़ती है तो हम लोगों को ये पता चलता है कि जो पोएट का जो एक्शन है और उसका जो एक्सपीरियंस है उसको एक सेंस ऑफ गिल्टी महसूस हो रहा है, ठीक है? और वो ये कहता है कि जब लास्ट वाली जो लाइन थी कि जो बेगर है उसका जो पोस्टर है वो ऐसा है कि ऐसा लग रहा है कि जैसे किसी ने तकिए पे अपना सर रखा हुआ है और वो रो रहा हो। और इसमें हम लोगों को ये जो इनका आर्ट है इसमें हम लोगों को सफरिंग दिखाई गई है और साथ में हम लोग को ये बताया गया है कि किस तरह से सोशल इंडिफरेंस है पॉवर्टी के लिहाज़ से हर जगह पे। उसके अलावा जो थीम्स इसमें डिस्कस किए गए हैं, उसमें हमारे पास सबसे पहले तो पॉवर्टी आ जाती है कि गरीबी जो है, वो आ जाती है। इसके अलावा इंडिफरेंस आ जाता है कि बाकी सारे जो हैं उसके इर्द-गिर्द कितने गहमा-गहमी मची हुई है, लेकिन वो जो है वो वहाँ पे फर्श पे लेटा हुआ है और किसी को भी कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। उसके अलावा एथिकल इम्प्लिकेशंस आ जाती हैं कि ये भी इसमें भी वही चीज़ आ जाएगी कि उसके इर्द-गिर्द ऐसे ही मतलब उसके इर्द-गिर्द की जितनी भी दुनिया है, उसको कोई भी फ़र्क नहीं पड़ा कि यहाँ पर कोई लेटा हुआ है और इसको कोई सहारा दे दें या कुछ भी। उनको कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता, वो अपने अपने ध्यान से आ रहे हैं, अपने ध्यान से जा रहे हैं और बस उनको कोई फ़र्क इससे नहीं पड़ रहा है कि कोई यहाँ पे लेटा हुआ है और ये एक एथिकल इम्प्लीकेशन आ जाती है कि एथिकल इम्प्लीकेशन ऑफ टर्निंग ह्यूमन सफरिंग इनटू आर्ट। और इस पोएम को उन्होंने बहुत ज़्यादा फिजिकली ऑब्जर्वेशन, एक डीपर ऑब्जर्वेशन जिसमें कि इमोशनल और मेटाफर वगैरह का इन्होंने यूज़ किया है, इमेजरी का यूज़ किया है और इस पोएम को इन्होंने बहुत अच्छे से पोर्ट्रे किया। तो ये थी आज की वीडियो, हो सके आपको इस पोएम की समझ आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दें, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर दें। तो इंशाल्लाह मिलते हैं फिर नेक्स्ट वाली वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।